हेलो गाइस, दिस इज अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन है लिटरेरी टर्म्स पे और आज हम पैराडॉक्स और ऐसे लिटरेरी टर्म को डिटेल से जानेंगे। तो आज की हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बात करें हम पैराडॉक्स की तो इसका जो हिंदी मीन है वो होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स है इसका हिंदी मीन होता है विरोधाभास। और ये जो वर्ड है पैराडॉक्स, इसके बात करें हम ओरिजिन की तो ये डेराइव किया गया है कि ग्रीक वर्ड है पैराडॉक्सन। तो इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो है एक ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड है पैराडॉक्सन। पैराडॉक्सन ये एक ग्रीक वर्ड है पैराडॉक्सन, जिससे इसका जो है ओरिजिन माना जाता है, जिसका मीन होता है कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। पैराडॉक्स जिसका हिंदी में विरोधाभास है, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो ग्रीक वर्ड है पैराडॉक्सन और जिसका मीन होता है कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। बात करें हम पैराडॉक्स की डेफिनेशन की तो पैराडॉक्स की डेफिनेशन होगी अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। A paradox is a statement that appears to be self contradictory और सिली। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है जो खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है, बट इट में include a latent truth। एक ऐसा सेंटेंस जो खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी और सिली लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक लेटेंट ट्रुथ रहता है, मतलब एक छिपा हुआ सत्य है वो रहता है। इट इज यूज्ड टू illustrate an opinion or statement। It is used to illustrate an opinion or statement। किसी ओपिनियन और स्टेटमेंट को इल्यूस्ट्रेट करने के लिए काम आता है। वो स्टेटमेंट कैसा हो? Contrary to accept ट्रेडिशनल आइडियाज। जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उनसे बिल्कुल वो कैसा है, कॉन्ट्ररी है एक्सेप्ट करने में। ऐसे ओपिनियन को और ऐसे स्टेटमेंट को भी इल्यूस्ट्रेट करने में हम पैराडॉक्स को यूज करते हैं। पैराडॉक्स इज ऑफन यूज्ड टू मेक a reader think over। कि पैराडॉक्स ज्यादातर यूज की जाती है कि एक रीडर क्या करता है, सोचता है किसी चीज पर एन आइडिया इन इनोवेटिव वे, कि एक इनोवेटिव वे के तरह उस आइडिया के ऊपर वो सोचता है कि उसके अंदर इनोवेटिव वे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पोएट यूज्ड दिस टर्म पैराडॉक्स। ये जो पैराडॉक्स लिटरेरी टर्म है, इसको लगभग सभी जो पोएट है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट इट इज central
डिवाइस इन मेटाफिजिकल पोइट्री। ये सेंट्रल डिवाइस है मेटाफिजिकल पोइट्री की। अब उसमें भी कैसे, बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर फॉर्म। ये है पैराडॉक्स की डेफिनेशन। रिपीट करता हूं इसको कि पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स की बात करें हम हिंदी में इनकी, तो वो होता है विरोधाभास। जो पैराडॉक्स है हमारा, वो एक ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन से लिया गया है। इसका मीन होता है कॉन्ट्रैरी टू एक्सपेक्टेशन। बात करें हम पैराडॉक्स की डेफिनेशन की कि पैराडॉक्स वास्तव में होता क्या है, तो पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आता है खुद में ही लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी और सिली, खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, ट्रुथ है वो लेटेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है। और इसका जो यूज है वो हम किसी भी ओपिनियन और किसी स्टेटमेंट को इलुस्ट्रेट करने में भी कर सकते हैं, जो क्या हो, कॉन्ट्रैरी टू एक्सेप्ट हो ट्रेडिशनल आइडियाज। जो हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उनसे बिल्कुल वो क्या रहता है, कॉन्ट्रैरी रहता है। पैराडॉक्स इज ऑफन यूज्ड टू मेक रीडर थिंक ओवर। पैराडॉक्स क्या करता है, एक रीडर को सोचने के लिए मजबूर करता है, एक इनोवेटिव वे में, एक नई तरीके से सोचने पर कि जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है। और ऑलमोस्ट ऑल द पोइट यूज्ड दिस टर्म पैराडॉक्स। जितने भी पोइट हैं वो लगभग इस टर्म को यूज करते हैं। बट इट इज सेंट्रल डिवाइस इन मेटाफिजिकल पोइट्री। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इसके अंदर ये क्या बनी हुई है, एक सेंट्रल डिवाइस बनी हुई है, बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर फॉर्म। सेक्युलर फॉर्म और रिलीजियस फॉर्म दोनों में ही इसका बहुत यूज किया जाता है। बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या रहेगा, एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें वो देखने में तो हमें कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, खुद का उसका मीन हमें बिल्कुल अलग लगेगा। जैसे एक एग्जांपल है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। कि बच्चा क्या है, एक आदमी का पिता है। ये सेंटेंस खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इसमें क्या है, एक मीन छिपा हुआ है कि एक बच्चा क्या हो सकता है, इंसान का पिता भी हो सकता है। एग्जांपल को देखिए, ट्रुथ इज हनी। ट्रुथ क्या है, हनी है, शहद है। विच इज बीटर, विच इज बीटर, जो क्या होता है, कड़वा होता है। जो सच्चाई है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल कड़वी होती है। एक एनिमल्स फार्म नॉवेल है, उसमें एक एग्जांपल आया है, ऑल द एनिमल्स आर सेम but some animals are more than each other। कि सभी जानवर क्या है, सेम है, सभी जानवर इक्वल है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल द एनिमल्स आर इक्वल। सेम की जगह हम इक्वल यूज कर लें कि ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल ईच अदर, कि वो एक दूसरे से क्या है, ज्यादा एक जैसे हैं। ये भी हमारे लिए टर्म पैराडॉक्स। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं, हमारी टर्म है वो है ऐसे। हम बात करते हैं हमारी सेकंड लिटरेरी टर्म ऐसे के बारे में। तो हमारी सेकंड टर्म है वो है ऐसे। ऐसे की अगर हम हिंदी मीन की बात करें तो ऐसे का जो हिंदी मीन है वो होता है निबंध या लेख। इसे हम निबंध या लेख कह सकते हैं। जो हमारा ऐसे वर्ड है इसका ओरिजिन हम देखें तो इसका ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड से। एक फ्रेंच वर्ड है एसेर। फ्रेंच वर्ड है एसेर, जिससे ऐसे वर्ड का ओरिजिन हुआ है। और इस एसेर का मीन होता है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट।
जो हमारा ऐसे वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड ऐसे से लिया गया है। इसका मीन होता है टू ट्राई टू अटेम्प्ट, मतलब प्रयास करना। और एक फ्रेंच ऑथर हुए हैं, इसके हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें। फ्रेंच ऑथर हुए हैं मॉन्टेन। ये बहुत ही फेमस राइटर है मॉन्टेन, फ्रेंच ऑथर है। डिस्क्राइब हिज वर्क एसेज। इन्होंने एक वर्क लिखा था एसेज, फर्स्ट टाइम ऐसे को इन्होंने यूज किया था इस वर्क के अंदर, इसलिए मॉन्टेन को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है, तो मॉन्टेन को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम एसेज जो इनका वर्क था इसमें इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का नाम भी आपने बहुत बार सुना है। फ्रांसिस बेकन क्या है? फ्रांसिस बेकन फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश when he wrote his series of essay। जब फ्रांसिस बेकन ने अपनी सीरीज ऑफ एसेज लिखी तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इंग्लिश में इस टर्म को यूज किया ऐसे को, और ये सीरीज ऑफ ऐसे लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1597 में इन्होंने इसको लिखा था। तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। यहाँ पे दो चीजें हमारे सामने आई, ऐसे जिसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड एसेयर से हुआ है, जिसे टू ट्राई और टू अटेम्प्ट ये इसका मीन है, और फ्रेंच ऑथर है मॉन्टेन जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था अपने वर्क एसेज में, इसलिए मॉन्टेन को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। जबकि बात करें हम फ्रांसिस बेकन की, इन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में इसको यूज किया था। यहाँ पे ये फ्रेंच में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने पहली बार इसे इंग्लिश में यूज किया था जब उन्होंने अपनी बुक लिखी सीरीज ऑफ एसेज 1597 में ये लिखा गया था, तो इसलिए फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं है, ये फादर ऑफ इंग्लिश, ये फादर ऑफ ऐसे है मॉन्टेन, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसका याद रखिए, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट ये है चार्ल्स लैम। जो चार्ल्स लैम है इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। मॉन्टेन है फादर ऑफ ऐसे, और जो फ्रांसिस बेकन है इनको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, और जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं वो है चार्ल्स लैम। हम बात करते हैं ऐसे के डेफिनेशन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो ऐसे है वो क्या होता है? एन ऐसे is a short composition, is a short composition in prose। एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है प्रोज में, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। कि ये क्या हो सकता है? फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। which expresses the author's argument, about a particular subject। ये ऐसे की डेफिनेशन है कि ऐसे क्या होता है। एक ऐसे, एन ऐसे इज अ शॉर्ट कंपोजिशन, एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है प्रोज में, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। विच एक्सप्रेस द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट,
यहाँ आर्ग्यूमेंट से मीन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। एक फेमस डेफिनेशन चलती है डॉक्टर जॉनसन की, डॉक्टर जॉनसन, ये भी हमें ध्यान रखनी जरूरी है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं एन ऐसे is a loose sally of mind, of the mind, and irregular, indigested, not irregular or orderly composition. ये डॉक्टर जॉनसन की डेफिनेशन है। एन ऐसे इज अ लूज सैली ऑफ द माइंड, हमारे माइंड में आने वाला एक विचार है जो क्या है, लूज हो, परिपक्व ना हो। एंड इरेगुलर इनडाइजेस्टेड, जो क्या है, इरेगुलर है और इनडाइजेस्टेड है। यहां एक वर्ड मिस हो गया, इन पीस, नॉट रेगुलर। इरेगुलर इनडाइजेस्टेड इन पीस, कि वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, इनडाइजेस्ट होता है, व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है, एक कंपोजिशन के रूप में। तो ये डॉक्टर जॉनसन की डेफिनेशन है। बात हम कर रहे हैं ऐसे की, तो ऐसे जो है उसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड से हुआ है और उसकी डेफिनेशन है कि एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है। ये प्रोज के अंदर फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों रूप में हो सकता है, जो क्या करता है, किसी राइटर के, किसी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करता है। बात हम करते हैं पर्पस ऑफ ऐसे कि जो एक ऐसे है वो क्यों लिखा जाता है। पर्पस ऑफ ऐसे, एक ऐसे को लिखने के पीछे क्या पर्पस होता है, तो ये होता है डिस्कशन ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उस पर क्या किया जाए, डिस्कशन किया जाए। उसका मेन पर्पस होता है कि मैटर पे डिस्कशन किया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या हो, इसके अंदर एक्सप्रेस हो। ये भी एक पर्पस है, मेन पर्पस है कि मैटर है जो हमने चूज किया है, जो सिलेक्ट मैटर है उस पर डिस्कस हो, और जो एक राइटर है, जो ऑथर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो एक्सप्रेस हो, सामने आए। और एक इसका पर्पस है इंटरटेनमेंट, ये भी इसके पर्पस में आता है कि एक जो ऐसे है वो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसके कैरेक्टरिस्टिक की, कि ऐसे के फीचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। बात करें हम फीचर्स ऑफ ऐसे, फीचर्स ऑफ ऐसे, कि एक जो गुड ऐसे होता है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट है वेल डेवलप्ड एंड कम्युनिकेटेड थीसिस, वेल डेवलप्ड एंड कम्युनिकेटेड थीसिस होनी चाहिए। सेकंड है क्लैरिटी ऑफ मैसेज, थर्ड है प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर, फोर्थ है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। फिफ्थ है
sophisticated राइटिंग स्टाइल। तो जो गुड ऐसे होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? वेल डेवलप हो एंड कम्युनिकेटेड थीसिस हो। थीसिस होता है निबंध। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, जो वो मैसेज दे रहा है वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर यूज हो रही है वो बिल्कुल सही ढंग से यूज की जानी चाहिए। और इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, कि जो थॉट है, जो थॉट्स चल रहे हैं, जो भी विचार है, वो इंडिपेंडेंस होने चाहिए। सोफिस्टिकेटेड राइटिंग स्टाइल, और जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल एक गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ये एक गुड ऐसे की क्या है, डेफिनेशन है, कुछ उसके फीचर्स हैं। बात करें हम टाइप्स ऑफ ऐसे। टाइप्स ऑफ ऐसे मेनली four types of ऐसे। मेनली क्या है, 4 टाइप्स हैं ऐसे के। फर्स्ट है पीरियोडिकल ऐसे, सेकंड है पर्सनल ऐसे, थर्ड है एफोरिस्टिक ऐसे, और फोर्थ है क्रिटिकल रिव्यूअर्स ऐसे। ये 4 मेन टाइप्स हैं ऐसे के, पीरियोडिकल ऐसे, पर्सनल ऐसे, एफोरिस्टिक ऐसे और क्रिटिकल रिव्यूअर्स ऐसे। बात करें हम फर्स्ट पीरियोडिकल ऐसे की, तो फर्स्ट है हमारा पीरियोडिकल ऐसे। Periodical essay appeared in local journal in 18th century. एटीन सेंचुरी में ये पीरियोडिकल ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा लिखे जाते थे। द थीम ऑफ दिस ऐसे was social and political problems। जो सोशल और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो पीरियोडिकल ऐसे की थीम होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एडिसन ने लिखा है स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर, और रिचर्ड स्टील, इनका लिखा गया है टार्टर। पीरियोडिकल ऐसे क्या है, पीरियोडिकल ऐसे अपीयर्ड हुए थे लोकल जर्नल के अंदर 18th सेंचुरी में, और इनकी जो थीम होती थी वो होती थी सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये सामाजिक और राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर ज्यादातर ये लिखे जाते थे। कुछ फेमस इसमें पीरियोडिकल ऐसे हैं, एडिसन का है स्पेक्टेटर, रिचर्ड स्टील का है टार्टर, और डॉक्टर जॉनसन का है रैम्बलर। ये हमारे पीरियोडिकल ऐसे हैं। हम बात करते हैं पर्सनल ऐसे की। बात हम करते हैं नंबर 2 पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे, पर्सनल ऐसे मोस्ट पॉपुलर है, ये मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जनरल, मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जनरल है ये। व्हेन द एसेइस्ट narrated
एक्सपीरियंस and reaction on day-to-day topic। पर्सनल ऐसे क्या होते हैं? मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जनरा होते हैं। जब एसेस्ट क्या करता है, नरेट करता है अपने एक्सपीरियंस को और अपनी रिएक्शन को जो डे टू डे टॉपिक हैं उनके ऊपर, तो उन्हें हम कहते हैं पर्सनल ऐसे। दे आर कॉल्ड egotistical essays। इनको egotistical essays भी कहा जाता है। egotistical ऐसे भी पर्सनल जो ऐसे है इस फॉर्म को कहा जाता है। some notable essayist of this style। ये जो स्टाइल है पर्सनल ऐसे, इसके कुछ एक फेमस जो राइटर है वो है चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट और है एस.टी. कॉलरिज। तो जो पर्सनल ऐसे हैं ये मोस्ट पॉपुलर हैं और इनको इगोटिस्टिकल ऐसे भी कहा जाता है। और जब इसमें क्या होता है, जब एसेइस्ट अपने किसी एक्सपीरियंस को, किसी रिएक्शन को, डे टू डे टॉपिक है उन पर लिखता है, तब वो पर्सनल ऐसे कहलाते हैं। इसके कुछ फेमस राइटर हैं चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट और एस.टी. कॉलरिज। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एफोरिस्टिक ऐसे पर। तो हम बात करेंगे थर्ड हमारे एफोरिस्टिक ऐसे की। थर्ड हमारा टाइप है एफोरिस्टिक ऐसे। These essay is impersonal in nature। ये ऐसे क्या होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं नेचर के अंदर। नेचर विच डिस्प्ले the knowledge and wisdom the assist। ये जो एफोरिस्टिक ऐसे होते हैं ये क्या होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं नेचर के अंदर, जो डिस्प्ले करते हैं नॉलेज को और विजडम को, ज्ञान और बुद्धिमत्ता को। जो एसेइस्ट है हमारे, उसकी नॉलेज और उसकी जो विजडम है उसको वो क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। फ्रांसिस बेकन्स ऐसे come in this category। They are short but full of wisdom। हमारा थर्ड टाइप है एफोरिस्टिक ऐसे। एफोरिस्टिक ऐसे क्या होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं और ये हमारे एसेइस्ट की नॉलेज को और उसके विजडम को क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। फ्रांसिस बेकन जो है, इनके जो ऐसे हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज का हमें पता लग गया कि जो एफोरिस्टिक ऐसे हैं इसी को ही हम इम्पर्सनल ऐसे भी कहते हैं। जो एफोरिस्टिक ऐसे हैं इसी का ही दूसरा नाम हम इम्पर्सनल ऐसे ले सकते हैं। और इसको बहुत ज्यादा यूज किसने किया है? फ्रांसिस बेकन ने किया है। फ्रांसिस बेकन ने इसे बहुत ज्यादा यूज में लिया है, फुल्ली यूज इसको किया है फ्रांसिस बेकन ने। तो इनके जो जितने भी एसेज हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो इम्पर्सनल एसेज हैं। और वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं लेकिन विजडम से फुल होते हैं। ये हमारा एफोरिस्टिक ऐसे। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो टाइप है हमारा द क्रिटिकल रिव्यूअर। फोर्थ टाइप है
द क्रिटिकल रिव्यूअर्स, ये 19th सेंचुरी में ज्यादा यूज हुए हैं। नाइनटीन सेंचुरी में इनको बहुत ज्यादा यूज किया गया है। These essays were edited by critics। ये जो ऐसे हैं ये क्रिटिक्स के द्वारा एडिट किए जाते थे एंड पब्लिश्ड क्वार्टरली, और ये क्वार्टरली पब्लिश किए जाते थे। इनको एडिट करते थे क्रिटिक्स और पब्लिश करवा दिए जाते थे। सम ऑफ these essay were written with prejudice। प्रिजुडाइज होता है पूर्वाग्रह, किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा, कोई नीति या कोई राय बना लेना, उसे हम कहते हैं प्रिजुडाइज। सम ऑफ दीज एसेज वर रिटन विद प्रिजुडाइज एंड ऑफन रिसोर्टेड टू पर्सनल अटैक। क्रिटिकल रिव्यूअर्स की हम बात करें तो ये ऐसे क्या होते हैं, एडिटर होते हैं क्रिटिक्स के द्वारा, जो आलोचक हैं उनके द्वारा इनको एडिट किया जाता है और पब्लिश करवा दिया जाता है। और ये जो ऐसे हैं ये प्रिजुडाइज में लिखे जाते हैं। प्रिजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, पहले से कोई धारणा बना लेना, और कई बार ये पर्सनल अटैक करने के लिए भी लिखे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसेज की। सम इंपॉर्टेंट ऐसे, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट है ऐसे ऑफ इलिया। ये लिखा है चार्ल्स लैम ने। वॉल्यूम ऑफ एसेज, इसमें 106 ऐसे हैं। ये लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। और थर्ड है हमारा टार्टर, ये लिखा है जॉन मिल्टन ने। और फोर्थ यहां लिख देते हैं इंग्लिश जर्नी, इसको लिखा है जेबी प्रिस्टले ने। जेबी प्रिस्टले। तो ये था हमारा क्रिटिकल रिव्यू, और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं। एसे ऑफ इलिया ये लिखा है चार्ल्स लैम ने, इससे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, इसमें 106 ऐसे हैं, इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। टार्टर ये ऐसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। और इंग्लिश जर्नी ये लिखा है जेबी प्रिस्टले ने। तो ये थे हमारा ऐसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।